Hello friends, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 21st November, so let's get started. First news is with respect to elections in Maharashtra and Jharkhand and as per the exit poll, BJP is forming the government in both these states. So let's see इस बार एग्जिट पोल कितने सही होते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ दो ही चीजें जाननी है, एग्जिट पोल एंड दूसरा ओपिनियन पोल। और ये भी आपको थोड़ा सा मेंस में लिखना होता है क्योंकि ओपिनियन पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन होने से पहले। ओके, ताकि एक पब्लिक का मूड क्या है, ग्राउंड लेवल पे जनता का क्या मूड है, ये एनालिसिस किया जाता है। बट इसे हमेशा से क्रिटिसाइज किया गया है कि ओपिनियन पोल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं वोटर को थोड़ा मिसगाइड भी करते हैं। अगर आप ओपिनियन पोल बना देते हैं और उसमें कहते हैं कि ये पार्टी 400 पार जा रही है या इस तरह की कोई भी बातें, तो फिर जो लोग 50-50 माइंडसेट में होते हैं थोड़ा सा कि हमें इधर वोट देना है या उधर देना है, उनको लगता है कि नहीं यार, इस पार्टी के जीतने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एज पर द ओपिनियन पोल, तो फिर वो भी अपना जो टिल्ट है वो इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। कॉर्पोरेट जो है, जो कि फंडिंग वगैरह देते हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको भी लगता है कि ओपिनियन पोल बता रहा है ये पार्टी पावर में आनी है, तो चलिए इसी पे अपना पैसा लगाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा से क्रिटिसाइज की जा रही हैं कि ओपिनियन पोल अलाउ नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जिट पोल की रिस्पेक्ट में आपको अभी प्रेजेंट में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये अपने एग्जिट पोल को सही प्रूव करने के लिए काउंटिंग के दिन पर मीडिया क्या करता है, सुबह 8 बजे से ही दिखाना शुरू कर देता है कि इस तरीके के रुझान आ रहे हैं काउंटिंग को लेकर। बट सच्चाई ये है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्शन काउंटिंग शुरू हुई सुबह 8 बजे और विद इन 5-10 मिनट्स आपने दिखाना शुरू कर दिया, क्या रिजल्ट आएगा 5-10 मिनट्स में। तो ये भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने थोड़े दिन पहले क्रिटिसाइज किया था कि मीडिया अपनी ही एग्जिट पोल को सही दिखाने के लिए जैसे ही ओपन होती है ईवीएम मशीन तभी से दिखाने लगता है कि ये पार्टी 400 सीट पे लीड कर रही है। तो उनका भी यही कहना था कि एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तक मीडिया ये ना दिखाए कि कौन लीड कर रहा है कौन नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं आप एग्जिट पोल के थ्रू अपने एग्जिट पोल को सही प्रूव करने के लिए। बाकी कितने सही होते हैं कितने गलत ये सब लोग देख चुके हैं 24 के जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के। महाराष्ट्र झारखंड के रिस्पेक्ट में कितने सही होंगे वो भी देखना होगा, क्योंकि इसके पहले ये हरियाणा के इलेक्शन में भी पूरी तरीके से गलत साबित हुए थे। सबने कांग्रेस की पार्टी जीतते हुए बताई थी, बट एग्जैक्टली बीजेपी जीती थी। ओके, सो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेके हमेशा से एक क्रिटिसिज्म रहा है कि ये नहीं होने चाहिए एग्जैक्टली। एनीवे, बाकू में COP29 समिट चल रहा है, अभी तक हमने इसकी लगभग सारी बातें क्लियर कर ली है, वो खत्म भी होने को है अब। और उधर दूसरी तरफ ब्राजील में G20 समिट भी शुरू हो चुका है। ओके, और यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या बना, फंड्स। फंड को लेकर कोई बात नहीं की गई। जो $100 बिलियन का फंड था, डेवलप कंट्रीज कहती हैं कि हमने इसको पूरा किया है, बट डेवलपिंग कहती हैं कि नहीं किया है। और जो वल्नरेबल नेशंस हैं उन्होंने डिमांड की है दैट वी वांट $1.3 ट्रिलियन टू डील विद डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड टू अडेप्ट टू दैट चेंज। ओके, दीज वल्नरेबल कंट्रीज डिमांड दिस मच फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये फाइनेंस का जो मैटर था वो फिर से एक डेडलॉक बन गया। बाय द वे, कल मैं आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाया था और उसमें एक इंपॉर्टेंट इशू था, दैट इज प्रिजन टैग। कुछ टाइम पहले भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर एक आदमी को बेल ये इस वजह से दे दी गई थी कि आप अपने नी में या एंकल में, हाथ या पैर में कहीं पे एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वियर करेंगे और इसी बेसिस पर हम आपको बेल या कह लीजिए पेरोल दे रहे हैं, ताकि आपकी जो मूवमेंट है उसको मॉनिटर किया जा सके, उसको सर्विलेंस में रखा जा सके। तो यहाँ पर एक इसको वायबल ऑप्शन माना गया है फॉर डीकंजेस्टिंग दी प्रिजन्स। और ये टॉपिक मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि कल तो मिस हुआ ही है, बट एट द सेम टाइम आज भी इससे रिलेटेड कुछ एक न्यूज आर्टिकल है, हम उसकी भी बात करेंगे। ओके, सो पहले देखते हैं कि प्रपोजल्स कब आए थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के बारे में। तो यहाँ पर मेन पर्पस क्या है इसका, टू मॉनिटर दोज पीपल ऑन पेरोल्स और दोज ऑन द अंडर ट्रायल्स। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर प्रिजन में 67% जो प्रिजनर्स रह रहे हैं, दे आर एक्चुअली द अंडर ट्रायल्स, जिनके ट्रायल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उनको कन्विक्ट नहीं किया गया है। ओके, और इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे प्रिजन में बढ़ रही है ओवर क्राउडिंग। जितनी हमारी प्रिजन की कैपेसिटी है उससे ऑलमोस्ट 117% तक इतने प्रिजनर्स आपने उसमें फिट कर रखे हैं। कुछ कुछ प्रिजन तो ऐसे भी हैं जहां पे ऑलमोस्ट 200% तक की ओवर क्राउडिंग हो रखी है। क्योंकि होता है क्या है कि अंडर ट्रायल्स की एक तो ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, तो डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि इनको छोड़ना है या आगे रखना है जेल में। और दूसरा कि यहाँ पर
जिनको जो बेल के लिए एलिजिबल भी हो गए, वो बेचारे या तो बेल बॉन्ड नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई लॉयर नहीं है जो उनके केस को कोर्ट में ले सके, और ना ही जो आपकी जेल अथॉरिटीज हैं, वो जेलर्स आपको ये बताते हैं कि देखिए एज पर प्रिजन मैनुअल आप बेल के लिए या पेरोल के लिए एलिजिबल है। एंड बीइंग अनएजुकेटेड या फिर कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दोज पीपल आर नॉट अवेयर दैट दे आर नाउ एलिजिबल फॉर बेल। और अगर उसके लिए है तो फिर बॉन्ड भरने के लिए पैसा नहीं है, और ना ही कोई लॉयर हायर करने के लिए पैसे हैं उनके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा प्रपोजल था कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग, जैसे सपोज कीजिए किसी ने चोरी की, 3 महीने की सजा होनी चाहिए, लेकिन 1 महीने बाद आप कहते हैं कि चलिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम लगाइए ताकि आप दोबारा इस तरह की हरकतें ना करें और आपकी मूवमेंट को हम मॉनिटर करेंगे। या फिर कोई ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन ये डर है कि ये शहर छोड़ के भाग सकता है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ट्रैकिंग पे डाल के फिलहाल के लिए बेल दी जा सकती है, बट ओनली फॉर नॉन हीनस क्राइम। ओके, हीनस क्राइम नहीं होना चाहिए। एंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम रिमेंबर दैट उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू ट्राई दिस ऑन पायलट बेसिस। ओके, सुप्रीम कोर्ट्स सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग सजेस्ट टेस्टिंग ट्रैकर्स फॉर लो रिस्क अंडर ट्रायल्स, ठीक है, यहाँ पे लो रिस्क अंडर ट्रायल्स उस टाइप के हार्डकोर क्रिमिनल्स नहीं, उनके लिए नहीं। लेजिस्लेटिव बैकिंग है क्या इसको? तो यस, मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट ऑफ 2023, इट अलाउज द पेरोल इफ prisoner agree to wear trackers with leave रेवोकेबल फॉर वायलेशन, ठीक है। अगर वो वायलेट करता है कल को तो फिर वो लीव उसकी कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन अगर वो ट्रैकर को वियर करने का प्रॉमिस करता है तो फिर उसको बेल दी जा सकती है। ये मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट में प्रॉपर है, लेजिस्लेटिव बैकिंग है इसके पीछे, कोई ऐसे हवा में बातें नहीं हो रही हैं। Next is Odisha was the first state to propose tamper-proof trackers for under trials accused of non-heinous offences, aiming to reduce the congestion or overcrowding in the prison. प्रिजन ओवरक्राउडिंग, तो ये 22 का डेटा है कि हमारे यहाँ पर जो इंडियन प्रिजन्स हैं वो अपनी कैपेसिटी से 31% ज्यादा एक्सिड कर रहे हैं, ठीक है, वेरी वेरी करता है हर जगह, कहीं पे 17%, कहीं पे 100% एंड सो ऑन, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम देखें कि अगर 100 इनमेट्स को रखने की जगह है तो उतनी जगह में हमने 131 इनमेट्स को रखा हुआ है। नो, व्हाट आर दी कंसर्न्स इस डिवाइस को लेके? सबसे बड़ा कंसर्न है कि उस इंसान की प्राइवेसी वायलेशन, ठीक है, उसकी जो प्राइवेसी है वो इन्फ्रिंज होगी यहाँ पे। इट डिसअप्रूव्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टाइम पर डिसअप्रूव कर दिया था कि इस कंडीशन पे हम कोई बेल नहीं दे सकते, या बेल की ऐसी कोई कंडीशन नहीं बना सकते कि हम आपको बेल तभी देंगे जब आप अपनी लोकेशन को मॉनिटरिंग के लिए शेयर करोगे ऑन गूगल मैप्स, ठीक है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई किया था, बट उड़ीसा ने फिर भी इंप्लीमेंट किया। जम्मू कश्मीर में भी कुछ एक प्रिजनर्स को इसी तरीके से बेल दी गई। Second is lack of guidelines. Now, there are no clear guidelines for minimum standards for using electronic tracking without violating prisoners' right. इसकी कोई एकदम क्लियर गाइडलाइंस नहीं है कि आप क्या मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करेंगे इसके लिए। Second is potential misuse. Without proper safeguard, electronic tracking may lead to excessive surveillance or stigmatization. Now imagine a person moving around or going to some function, okay, but उसके हाथ पे ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस लगा है तो वो एक तरह का स्टिग्मा उसके साथ अटैच है, उसके दिमाग में पूरे टाइम वही है। और कई बार हो जाता है कि आप नहीं हो कल्प्रिट, ठीक है, बट अभी अभी हमारे बीच ऐसे कई लोग होंगे शायद जो बेल पे बाहर घूम रहे होंगे, बट वी डोंट नो अबाउट दैम, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि हम उसके हाथ में किसी तरह का ऐसा डिवाइस देखेंगे, उसके हाथ में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सर्विलेंस पे, तो फिर वो समझ में आएगा कि हाँ ये किसी ना किसी क्राइम में फंसा है और ये अभी बेल पे घूम रहा है, ठीक है। ये आर्टिकल हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था। सेंटर आस्क स्टेट्स टू यूज ट्रैकिंग डिवाइसेस ऑन प्रिजन इनमेट्स रिलीज्ड ऑन पेरोल, जैसे संजय दत्त को काफी बार पेरोल पे छोड़ा गया, गुरमीत राम रहीम को छोड़ा गया। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट फर्स्ट बेनिफिट है कि ये प्रिजन ओवरक्राउडिंग को रिड्यूस करेगा बाय अलाउइंग लो एंड मॉडरेट रिस्क अंडर ट्रायल्स टू बी मॉनिटर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। प्रिजन कैन फ्री अप स्पेस एंड रिसोर्सेज, ठीक है, तो ये हमारी ओवरक्राउडिंग के इशू को हैंडल करने में यूजफुल होगा। सेकेंड इज इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। Implementing electronic tracking can be more cost effective compared to the expenses incurred in maintaining a large prison population. आपको प्रिजन में अगर इन सबको मेंटेन करना है तो वो ज्यादा खर्चा होगा, ठीक है, उनका रहना, उनका खाना, बाकी की सर्विसेज, ये सब ज्यादा एक्सपेंसिव होती है रादर देन कि गवर्नमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप कर ले।
इट रिड्यूस द नीड फॉर एडिशनल प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा जेल नहीं बनानी पड़ती है, एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ हाउसिंग एंड फीडिंग इनमेट्स। ठीक है, तो दूसरा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। थर्ड benefit will be improved rehabilitation. Now the under trials who are released with the electronic tracking can continue their education, work or maintain family ties which are crucial for rehabilitation and reintegration to society. Now आप मानिए कि कोई रिक्शा चलाता था, किसी वजह से जेल गया, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसकी पूरी फैमिली उससे डिस्टर्ब हो गई, उनकी फैमिली में जो ब्रेड अर्नर था वो चला गया। एटलीस्ट अगर ये वापस आएगा, भले ही उसके हाथ पे ट्रैकिंग डिवाइस बंधा होगा, बट एटलीस्ट वो फिर से वो रिक्शा चला सकता है, वो अपना वर्क कर सकता है, या अगर वो कोई शॉपकीपर है तो वो अपना वर्क रिज्यूम कर सकता है। तो एटलीस्ट उसका जो रिहेबिलिटेशन होगा वो चलता रहेगा, उसकी जो फैमिली लाइफ थी वो उतनी डिस्टर्ब नहीं होगी। Fourth benefit could be enhanced monitoring. This system provides a reliable way to monitor the movements of under trials, ensuring they comply with the conditions of their release. So this can help in reducing the risk of absconding or re-offending. ठीक है, जब उनको पता होगा कि हमारे ऊपर ये ट्रैकिंग डिवाइस बंधा हुआ है, तो ना तो वो वहां से भाग सकते हैं और ना ही वो दोबारा से इस तरह के कोई क्राइम को कमिट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ये चाहे हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हो या फिर हम प्रिजन ओवरक्राउडिंग की बात करते हो, जब तक हम अपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिस्टम एंड जुडिशियल सिस्टम इन दोनों को एफिशिएंट नहीं बनाएंगे, तब तक ये ओवरक्राउडिंग इसी तरह चलती रहेगी। अगर एक चोर को 3 महीने की सजा होनी चाहिए, तो उसको क्या मतलब है 6 महीने तक जेल में रख के कि उसकी ट्रायल का डेट ही नहीं आ रहा है, राइट। सो ये कुछ और रिफॉर्म्स हैं जो हमें लेने की जरूरत है अगर हम प्रिजन की ओवरक्राउडिंग रोकना चाहते हैं। फर्स्ट इज द बेल लॉ रिफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव बेल लॉ रिफॉर्म्स, और पार्लियामेंट को कहा भी गया कि गवर्नमेंट को कहा गया कि आप ऐसा एक एक्ट बनाइए पार्लियामेंट पे, बट इन लोगों ने नहीं बनाया अभी तक। हमें एक बेल लॉ बनाने की जरूरत है। In case of Satyendra Kumar Antil versus CBI, court provided guidelines for timely disposal of bail applications and emphasized the principle of bail not jail. But again फिर कुछ इशू निकल के आते हैं, जैसे उमर खालिद का केस। ठीक है, ये जो लड़का था जो दिल्ली राइट्स में अरेस्ट किया गया, 3 साल से उसकी ट्रायल की डेट ही नहीं आ रही, बार बार उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती चली गई, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट बात तो करता है कि बेल नॉट जेल, बट अल्टीमेटली वो खुद उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करता। However, effective implementation requires a deeper understanding of the socio-economic barriers that prevent under trials from securing bail. अभी socio-economic barriers में काफी चीजें आ जाती है कि इकोनॉमिकली वीक हैं तो बेल बॉन्ड नहीं भर सकते, ठीक है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि लॉ एग्जैक्टली है क्या, क्या वो कंडीशंस हैं जब हम लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए, बेल के लिए, और ना ही वो बॉन्ड भर पाते हैं और ना ही वो लॉयर का एक्सेस उनको मिलता है। ठीक है, तो काफी सारे सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स होते हैं इसके पीछे, जिसकी वजह से अंडर ट्रायल्स बेल सिक्योर नहीं कर पाते। सेकंड इज लीगल एड एंड रिप्रेजेंटेटिव। वी नीड एडिक्वेट लीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स विच इज वेरी क्रूशियल, राइट। नाउ यहाँ पे सरकार ने लीगल सर्विस अथॉरिटी वगैरह स्टैब्लिश करके ये कोशिश तो की कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो फाइनेंशियली वीक है या वल्नरेबल सेक्शन है, उनको एटलीस्ट लॉयर का एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, बट एक्चुअली में प्रिजनर्स ज्यादा हैं और लॉयर्स कम। सुप्रीम कोर्ट पैनल recommended at least one lawyer for every 30 prisoner to expedite legal process and reduce the number of under trials. ठीक है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, कोई भी लॉयर सरकार के लिए इस तरह से ये ज्वाइन करके फ्री में काम नहीं करना चाहता। ठीक है, अदरवाइज हमें एटलीस्ट 1 लॉयर की तो जरूरत है फॉर एवरी 30 प्रिजनर्स। अब ये लॉयर इनके लिए केस फाइट करेगा, ये इनके बेल के प्रोविजंस तैयार करेगा, ठीक है, ये बताएगा इनको कि आप कब किस तरीके से बेल के लिए एलिजिबल हो सकते हो। Strengthening district legal service authorities can play a significant role in providing timely legal aid. जब तक हम इसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे पूरा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को, तब तक फिर ये रेशियो ना तो इम्प्रूव होगा और ना ही लोगों को बेल मिलना इजी होगा। Next, third one is judicial and administrative reform. Addressing the backlog of cases through judicial reform is essential. Backlogs इतने ज्यादा लगे हैं, जहां पे 5.5 करोड़ बैकलॉग्स चल रहे हो, वहां पे ये जो छोटे मोटे केस होते हैं इनकी सुनवाई की तारीख कब आएगी, यू नेवर नो। Okay, now increasing the number of judges and improving the court infrastructure can help expedite trials and reduce the duration of प्री ट्रायल डिटेंशन। ठीक है, क्योंकि कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जब की जा रही है, यानी कि जितना ज्यादा हो सके चीजें डिजिटल हो। अगर छोटे मोटी क्राइम है तो उसके लिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ट्रायल कर लीजिए, अगर सामने वाले को वहां तक लाना पॉसिबल नहीं है तो, बट उसको बेवजह वहां पे जेल में रखना भी ठीक नहीं है।
Additionally, implementing guidelines to prevent arbitrary arrest can minimize the unnecessary detention. अब ये कई बार होता है कि काफी आर्बिट्री अरेस्ट की जाती हैं बेवजह, ठीक है। तो इसको लेकर प्रॉपर अगर गाइडलाइन जारी की जाए तो अरेस्ट बेवजह कम होंगी, ओवरक्राउडिंग कम होगी। जैसे कल ही उत्तर प्रदेश से एक केस आया जहां पे पुलिस ने जाके एक मुस्लिम लड़की की शादी हो रही थी, वहां पे काफी उत्पाद मचाया, काफी तोड़फोड़ की, खाना फेंक दिया, सब कुछ कर दिया और साथ में पैसे भी लेके गए उससे 3 लाख रुपए समथिंग। उनका ये कहना था कि आपने यहाँ पे जो दावत दी है इसमें बीफ सर्व की गई है, ठीक है, बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ निकला नहीं। तो कई बार पुलिस काफी आर्बिट्री एक्शन भी लेती है, बेवजह के अरेस्ट भी करती है और उस वजह से अंडर ट्रायल्स और बढ़ते चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 3-4 चीजें जानी, एडवांटेज क्या होंगे ट्रैकिंग सिस्टम के, और उसके अलावा भी और क्या रिफॉर्म्स करना है ओवरक्राउडिंग को रोकने के लिए, और उसके अलावा इससे जुड़े हुए 2-3 कंसर्न्स जाने हमने। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नहीं, काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं इसमें जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीज मैं आपसे बार बार डिस्कस नहीं कर सकता सेम चीजें, ठीक, इट्स नॉट पॉसिबल। अब मैंने आपके साथ COP29 पूरा डिस्कस कर लिया था, मैंने आपके साथ COP16 डिस्कस कर लिया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ये क्लाइमेट चेंज वाला। तो फिर ये सेम चीज रोज रोज नहीं करेंगे, एक बार करते हैं हॉलिस्टिकली, ठीक है, न्यूज़पेपर के साथ ही किए हमने। इंडिया चाइना का हमने जान लिया था कि यहाँ पे एटलीस्ट वो चीजें हो गई हैं कि एक एटलीस्ट बॉर्डर पे तो चीजें शुरू हो गई हैं, बट इसके अलावा भी काफी सारे इश्यूज हैं। जैसे अभी ट्रेड को लेकर हम लोगों ने वीजा नॉर्म्स फिर से पहले की तरह नहीं किए हैं, इनको रिस्टैब्लिश करना है। दूसरा, हम लोग अभी भी एक दूसरे के मीडिया को अपने यहाँ पर पूरा एक्सेस नहीं दे रहे हैं, राइट। तो ये भी अभी कुछ इश्यूज हैं जिनको टैकल करना है। फिर चाइना से आने वाली एफडीआई को हमने ऑटोमेटिक रूट से हटा दिया था, हमने कहा था कि आपको गवर्नमेंट रूट के थ्रू आना होगा, यानी कि गवर्नमेंट परमिशन के थ्रू, ठीक है। तो ये 3 इश्यूज अभी भी इंडिया और चाइना के बीच में फ्रिक्शन बने हुए हैं। एलएसी वाले इशू ऑलमोस्ट कुछ हद तक या काफी हद तक सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, हम सेम चीजें बार बार नहीं करेंगे। Prime Minister proposes 7 key pillars to strengthen ties between India and CARICOM. Now, what is CARICOM? ये जितनी भी कैरिबियन कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर अपनी एक कम्युनिटी बनाई नोन एज कैरिबियन कम्युनिटी या फिर CARICOM, ठीक है। आप जो क्रिकेट में वेस्ट इंडीज टीम देखते हैं वो पूरी कैरिबियन आइलैंड की अलग अलग कंट्री से मिलकर बने, कोई ट्रिनिडाड एंड टोबैको से आता है, कोई जमैका से आता है, कोई गयाना से आता है। ओके, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हमारे गयाना गए हुए हैं इस वक्त, और दिस इज द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन हेड ऑफ द स्टेट इन मोर देन 50 ईयर्स। तो आप समझ सकते हैं कि इस रीजन को कितना ज्यादा नेग्लेक्ट करके चला है इंडिया। इससे पहले हम लोग एक समिट कर चुके हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट। गोल क्या है? अब ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आप किसी भी कंट्री के साथ यूज कर सकते हो। दैट वी नीड टू प्रमोट 5 T's: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, टैलेंट एंड ट्रेडिशन। ओके, जब कहीं भी आप थोड़ी सी ऐसी कंट्री के साथ रिलेशन की बात आए ना, जब जब जिसके साथ हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं करने को, जैसे स्वीडन हो गया, ठीक है, पोलैंड हो गया, तो उसमें इस तरह के टर्म्स यूज किया कीजिए अपने आंसर को बनाने के लिए। Last year, India also announced a grant of $1 million for MSME sectors in this CARICOM countries, एंड इसके अलावा हमने क्लाइमेट चेंज के लिए $150 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी थी कैरिकॉम को। सो कैरिकॉम कम्युनिटी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटीग्रेशन मूवमेंट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। ओके, डेवलपिंग, क्योंकि अदरवाइज तो ईयू है, ठीक है, बट डेवलपिंग वर्ल्ड में एटलीस्ट ये एक ओल्डेस्ट सर्वाइविंग इंटीग्रेशन मूवमेंट है। Then, originally it was established as a Caribbean community and common market in 1973 by Treaty of Chagau-Ramos. Okay, 1973 में स्टैब्लिश हुआ था। गोल वही था जो यूरोपियन यूनियन का है, टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कॉपरेशन अमंग इट्स मेंबर, एंश्योर द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेशन आर इक्विटेबली शेयर्ड एंड कोऑर्डिनेट द फॉरेन पॉलिसी। ओके, मेंबर्स 15 मेंबर्स है अराउंड, एंटीगुआ, बरबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलिस, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गयाना, हाइती, जमैका, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडिन्स, सुरिनाम एंड ट्रिनिडाड एंड टोबैको, ठीक है। ये 15 कैरिबियन कंट्रीज हैं, और इनकी जो चेयरमैनशिप है वो कोई फिक्स नहीं है, वो रोटेट होती रहती है अमंग्स ऑल द मेंबर एवरी 6 मंथ्स। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो है जॉर्ज टाउन, गयाना में। In 2007, CARICOM officially inaugurated Caribbean Court of Justice, which serve as a final court of appeal for CARICOM members and also handles regional trade dispute.
ओके, सो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप से हम ऑलरेडी काफी बार बात कर चुके हैं, ठीक है, तो हम इस पे अभी नहीं जाएंगे। बाकी हम लोग बाद में प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में या फिर मेंस में अलग से लेक्चर करेंगे, बट जीएम क्रॉप पे हम काफी बातें की है हमने। ठीक है, पेंडिंग इश्यूज फ्रॉम कॉप 29 नियर्स डेडलाइन। ये समिट अब खत्म होने वाला है, बट जो सबसे पेंडिंग इशू था वो था फंडिंग को लेकर, बट उसमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। 2 दिन पहले हम कॉप 29 पूरी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हम चलते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, द लॉन्ग फाइट फॉर एक्सेसिबिलिटी एंड डिग्निटी इन इंडियन प्रिजनर। नो, कुछ टाइम पहले एक प्रोफेसर थे जीएन साईं बाबा, ठीक है, व्हील चेयर पे थे और काफी साल उनको भी जेल में रखा गया। इससे पहले एक फादर स्टैलिन थे, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ठीक है, तो इंडियन प्रिजन में वैसे भी लाइफ डिफिकल्ट है, जिस तरह की फैसिलिटीज दी जाती हैं, बट जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं प्रिजन में, उनकी लाइफ और ज्यादा टफ हो जाती है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। फर्स्ट इज, प्रिजन में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है यहाँ पर, ये लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। द इंडियन प्रिजन लैक बेसिक फैसिलिटीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। एग्जांपल, इनएक्सेसिबल टॉयलेट्स, क्रैम्प्ड सेल्स जिन्हें अंडा सेल कहते हैं, ठीक है, उसमें हार्डली आप मूव कर सकते हो। देन लैक ऑफ फंक्शनल व्हील चेयर। ये बेसिक चीजें हैं जो एक हैंडीकैप पर्सन को जरूरत होती है, बट जेल में इन चीजों की फैसिलिटीज नहीं दी जाती है। The prisoner with disabilities, they face abuse, neglect and denial of essential aids like straw or sippers, जैसे फादर स्टैन स्वामी। ये उनको खाने पीने तक में दिक्कत हुई है जेल में, क्योंकि उनको ना तो स्ट्रॉ दिए गए ना सिपर्स दिए गए। सेकेंड इज अपैलिंग जनरल कंडीशन। जैसे हमने बात की ओवर क्राउडिंग की, कितनी है, ऑलमोस्ट इट एक्सेड 136%। इन मैनी प्रिजन देर इज पुअर हाइजीन, लैक ऑफ हेल्थ केयर एंड वायलेंस, दीज आर रैम्पेंट। इनफैक्ट कई बार तो ये माना जाता है कि कोई अगर छोटा मोटा क्रिमिनल भी प्रिजन में चला जाए ना इंडिया की जेल में, तो वहां से वो और हार्डकोर क्रिमिनल बन के निकलता है। ये पुरानी फिल्मों में तो आपने देखा ही होगा। इंस्टेंसेस ऑफ अब्यूज सच एज भागलपुर ब्लाइंडिंग्स हाईलाइट सिस्टमिक क्रुएल्टी। अब भागलपुर ब्लाइंडिंग है जिसपे बेस्ड एक मूवी आई थी गंगा जल, क्योंकि वहाँ की रियलिटी थी बिहार की 1979-80 में, जहाँ पे पुलिस ने जो लोग थे जेल में उनकी आंखों में एसिड डाल दिए थे कि इनको बार बार छोड़ो, ये लोग बार बार चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं, फिर जेल में आते हैं, फिर रिलीज हो जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं, तो एक ही बार में इनका काम खत्म करो। तो वहां पे इनको ब्लाइंड कर दिया जा रहा था वहाँ पुलिस के द्वारा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कभी कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई है या रूल्स नहीं बनाए गए हैं या कमिटीज ने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी है। देयर हैव बीन ऐसी वन सच कमिटी वाज मुल्ला कम्युनिटी 1980s। इट प्रपोज रिफॉर्म्स बट इम्प्लीमेंटेशन वाज मिनिमल। उसमें सारी बातें की गई थी कि जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको व्हील चेयर प्रोवाइड की जाए, उन्हें स्ट्रॉ प्रोवाइड की जाए, बट इस तरह की चीजें ये सब पेपर पर ही रह गया, रियल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टिव दी थी इन रमा मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका टू इम्प्रूव कंडीशंस, एंड इट आल्सो रिमेन लार्जली अनएड्रेस्ड, या फिर सिर्फ पेपर्स पर ही रह गई ये सारी गाइडलाइंस। फोर्थ इज वल्नरेबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड prisoners. They are often subjected to violence and discrimination, lack of assistive devices। अगर किसी को हियरिंग डिसेबिलिटी है तो उसको ऐसी कोई मशीन दी नहीं जाएगी, राइट। Lack of assistive devices and inaccessible infrastructure worsen their plight. 2018 audit revealed issues like inaccessible mulaqat rooms, that is meeting room, वाटर कूलर्स, रिक्रिएशनल स्पेसेस, ये तो बेसिक फैसिलिटीज है एकदम, जो कि जेल में होनी चाहिए बट नहीं दी जाती हैं। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हमारे लिए यहाँ पर, क्या कोई लीगल राइट है या लीगल इसका कोई फ्रेमवर्क है, और इसके अलावा क्या पॉलिटी इसमें रिफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं। ये दो चीजें हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की लाइफ प्रिजन में कैसे बेटर बनाई जा सकती है। तो फ्रेमवर्क तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी एंड इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है इंडिया पर, दैट all prisoners have right to equality, dignity and human treatment under the constitution. India is signatory to international covenants like Nelson Mandela Rules 2015 and United Nations Convention on Right of Person with Disabilities. इनफैक्ट इंडिया ने भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट इनेक्ट किया था, उसके अंडर में भी इंडिया पर भी ये ऑब्लिगेशन है कि हमें जो डिसेबल लोग हैं उनको जो भी फैसिलिटीज बाहर प्रोवाइड की जाती है वही सब जेल में भी प्रोवाइड करनी चाहिए। देन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन भी है इसके लिए, दैट इज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। इट मैंडेट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, सुगम्य भारत योजना हमने चलाई थी,
कि हम लोग अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डिसेबल पीपल फ्रेंडली बनाएंगे, तो वही चीज, वही डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रिजन्स में भी बनाना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, जिसकी हमने शुरू में बात की थी, इट ऑल्सो स्पेसिफाइज डिग्निफाइड कंडीशंस फॉर द प्रिजनर्स, and in 2024 accessibility guidelines for prison were issued to address infrastructural gaps. बट जितने भी राइट्स हैं वो सिर्फ पेपर पे रह गए, प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं आया। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन प्रिजन लाइक मैनी अदर वेलफेयर लॉज रिमेन अनएनफोर्स्ड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी। कॉल फॉर रिफॉर्म्स। फर्स्ट इज पॉलिटिकल विल की जरूरत है। सोसाइटीज इंडिफरेंस टू प्रिजनर्स अलाउ फॉर कंटिन्यूड नेग्लेक्ट। क्यों सोसाइटी मानती है कि जेल में गए हो तो कुछ गलत करके ही गए हो, ठीक है, सो व्हाई शुड एनीवन केयर कि आप वहां कैसे रह रहे हो। ये बट कई बार ऐसा है कि जैसे अब ये साईं बाबा थे, दे वर एक्चुअली द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बस आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। बट और ऐसे कई नक्सल लीडर्स जो हालांकि सिर्फ आइडियोलॉजिकली नक्सल थे, पॉलिटिकल वायलेंस इस तरह का कुछ किया नहीं था उन्होंने। ऐसे भी कई लोग, उनको कई बार तो मारा भी गया अंदर, ठीक है, कई तो मर के निकले हैं बाहर। Society's indifference to prisoners allow for this continuous neglect, and prisons are a state subject, making state government responsible for ensuring person with disability rights are upheld. Second is urgent action required. We need to address the systematic issues of overcrowding, accessibility, and abuse, and we need to ensure compliance with legal and constitutional mandates for prisoners' welfare. ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे दी गई थी इस आर्टिकल के अंडर में। एक दो बातें हैं जो आप काम की है, जो आप ले सकते हो, बाकी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि इंडियन प्रिजन में पर्सन विद डिसेबिलिटीज, नो। पर इंडियन प्रिजन पे क्वेश्चन आ सकता है, बट स्पेसिफिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, एक दो पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। दिल्ली पोल्यूशन क्राइसिस, ठीक है, इससे रिलेटेड जो बॉडीज है उनकी बात हमने कर ली थी एक सेशन में, रीजंस क्या है उनकी बात कर ली थी हमने एक सेशन में, ठीक है, और फिर क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए वो देख लेते हैं। सो रीजंस में सबसे पहले स्टबल बर्निंग, अराउंड 45% जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो स्टबल बर्निंग की वजह से होता है, मोस्टली फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, राइट। अब इसको कम तो किया गया है, तो थ्रू थ्रू टू मेथड्स। वन इज हैप्पी सीडर, ठीक है, और दूसरा हमने किया एक पूसा की न्यू वैरायटी बनाई 2090। ये क्यों बनाई गई? क्योंकि अभी जो पूसा 44 यूज होता है वो लेता है अराउंड 150 डेज करीब, ठीक है। अब ये जब इसको कट भी करते हो आप तो उसके बाद तुरंत ही आपको वीट ग्रो करना होता है। बट हमने न्यू वैरायटी डेवलप की जो हार्डली बन जाएगी 120 डेज में, ग्रो हो जाती है, कट हो जाती है, सब हो जाती है, और उसके बाद वीट ग्रो करने और इसकी कटिंग के बीच में हमें 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, जिस वजह से हम इसको बर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से आप कट कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो जो भी आप इधर उधर जहां भी सेल आउट करना है, ठीक है। तो ये पूसा 290 कैन हेल्प टू ह्यूज एक्सटेंट। रिड्यूस्ड विंड स्पीड, अब आपको पता है कि हमारा दिल्ली जो है वो लैंडलॉक है, ठीक है, और यहाँ पे जब हमारा मानसून विड्रॉ हो जाता है तो विंड की स्पीड काफी कम हो जाती है, जो थोड़ी बहुत विंड भी आती है वो नॉर्थ वेस्ट से आ रही होती है। तो विंड स्पीड कम हो गई तो ये अपने साथ पॉल्यूटेंट्स को लेके नहीं जा सकती, और ये पॉल्यूटेंट्स जो है विंटर्स में एयर हैवी होने की वजह से नियर द सरफेस ही रहते हैं और वो हमें सांस लेने में फील होते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, तो जो भी वेस्टर्ली विंड्स आ रही है मेडिटेरियन से होते हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो वो अपने साथ वहां से पूरी रेगिस्तान से होते हुए डस्ट कैरी करती हुई आती है। देयर इज डिप इन टेम्परेचर, दिस विंटर्स में टेम्परेचर कम होने की वजह से इट लोवर्स द इन्वर्जन हाइट। नो, व्हाट इज द इन्वर्जन हाइट? देखिए, इन्वर्जन हाइट एक आप एक लेयर समझ सकते हैं, जैसे अगर ये हमारा ग्राउंड है तो उसके ऊपर आप ये लेयर समझ सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, पीएम पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितने पॉल्यूटेंट्स है इस लेयर के ऊपर ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं यहाँ पे हमारी इन्वर्जन हाइट, ठीक है, ये इसके नीचे ही रह जाएंगे। अब जब विंटर्स में टेम्परेचर कम हुआ तो ये जो लेयर जो सपोज की इस हाइट पे थी, अब इसकी हाइट और नीचे आ जाएगी, तो अब ये जो जितने भी पार्टिकल्स थे इन सबका कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाएगा और ये आपको और ज्यादा हवा को पॉल्यूटेड फील कराएगा। ओके, सो दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिप इन टेम्परेचर लोअर द इन्वर्जन हाइट। बाकी पॉइंट सब बच्चों के आंसर में हमें देखने को मिलते हैं, बट इस तरह के पॉइंट्स बहुत रेयरली मिलते हैं। वैक्यूलर पॉल्यूशन, अगेन ऑलमोस्ट 40% जो दिल्ली का पॉल्यूशन है वो वैक्यूलर की वजह से। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड ओपन वेस्ट बर्निंग, अब इसमें लैंडफिल साइट्स वगैरह जो हैं उसको कई बार उनमें आग लग जाती है, उस वजह से पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है। फायर क्रैकर्स, दिवाली के टाइम हमने देखा। अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इन इंडिया,
क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, अब दिल्ली में तो कंपलसरी कर दिया गया है कि अगर आप कोई बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको पूरा उसको ऊपर से नीचे तक तरपाल से कवर करनी होती है, ओके, ग्रीन शेड से। बट ऐसा हर सिटी में नहीं है। वहां पे हमारी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और एक और दूसरा एक्सपेंशन ऑफ ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपके यहाँ जितनी भी वाटर बॉडीज थी, वाटर बॉडीज क्या होती हैं, आसपास का जो हवा होती है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखती है, तो वो आपकी जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होता है उसको सेटल कर देता है। आपने वाटर बॉडीज डिस्ट्रॉय कर दी, आपने ट्रीज जो थोड़ा पॉल्यूशन कम कर सकते थे आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट, और आपने क्या बना दी, सारी बिल्डिंग्स टाइप की चीजें बना दी, बड़ी बड़ी, ठीक है। तो जैसे जैसे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया और हमारा ग्रीनरी कम होती चली गई तो पॉल्यूशन और ज्यादा फील होने लगा। लैंड चेंज यूज जो ऊपर समझाया मैंने भाई, प्रमोशन ऑफ कार सेल्स। अब जैसे आप हांगकांग सिटी, शंघाई, बीजिंग वगैरह में देखेंगे तो वहां पे मंथली और ईयरली कोटा दे दिया जाता है कि इतनी ही कार सेल की जा सकती है बस। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें अपना डोमेस्टिक मार्केट में कार नहीं सेल करनी, इंडस्ट्रीज तो हमेशा चाहेंगी, बट मेन रीजन ये होता है कि कार ज्यादा सेल करने के चक्कर में ये नहीं कि आप सिटी का पॉल्यूशन, ट्रैफिक कंजेशन सब कुछ बेकार कर दो। इसलिए वहां पे कोटा लगा दिया जाता है कि एक साल में आप इससे ज्यादा कार सेल नहीं करेंगे। बट इंडिया में क्या हो रहा है, हम लोग प्रमोशन करते हैं, जिसको जितनी कार खरीदनी है खरीदो, राइट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये सब बाकी बचकाने पॉइंट है, ऊपर के 4-5 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट कुड बी द मेजर्स दैट वी कैन टेक। फर्स्ट इज हमारे यहाँ जो एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग स्टेशन है ये काफी कम है, इनफैक्ट दिल्ली में ही बहुत ज्यादा कम है, तो इन्हें हमें इंक्रीज करने की जरूरत है। सेकंड इज सेटिंग अप इंडिपेंडेंट कमीशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ AQI, तो ये हम लोग ऑलरेडी सेटअप कर ही चुके हैं, CAQM वगैरह, ठीक है। स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉर इंडस्ट्रियल एमिशंस। अब इंडस्ट्रियल एमिशंस कैसे रोकेंगे आप, कई बार पावर प्लांट्स को कहा जा चुका है कि आप सल्फर कैप्चर टेक्नोलॉजीज या कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज यूज कीजिए अपने यहाँ, एमिशन कम से कम हो इनका, बट वो नहीं करते हैं, ठीक है। और सरकार बार बार इनकी डेडलाइन जो होती है वो बढ़ाती जाती है। अब सरकार ने कह दिया है कि ये जनवरी 2026 से हम मैंडेटरी कर देंगे, और ये बात ही पिछले 2 साल से कहती आ रही है सरकार की अब मैंडेटरी कर देंगे। फंड्स एंड मैन पावर ट्रेनिंग टू कॉम्बैट पॉल्यूशन। अब ये जरूरत है कि जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज है उसमें जो मैन पावर है, जो पर्सनल है, वो बेटर एफर्ट्स लगाएं, बट उसके लिए क्या चाहिए, फंड। अब ये फंड कहाँ से आ सकता है, ये सिर्फ फाइनेंस कमीशन की तरफ से डिवॉल्व किया जा सकता है, अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट देने में उतना इंटरेस्ट लेती भी नहीं है। इंक्रीज अवेयरनेस एंड इंसेंटिव फॉर सिविल सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल जब तक फार्मर में ये अवेयरनेस नहीं होगी कि आप जो वीट सो करने के लिए जो बर्न कर रहे हो पराली को, वो ठीक नहीं है, तो वो अवेयरनेस से ही ठीक हो सकता है। और अवेयरनेस से ही आएगा दैट वी नीड टू यूज मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक दिल्ली मेट्रो एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स। अब ये डिपेंडेंस ऐसे तो कम नहीं होगी, ये आपको इनडायरेक्टली ही कम करनी पड़ेगी, जैसे कि आप पार्किंग चार्जेस ज्यादा बना दें, ठीक है। पार्किंग चार्जेस जब हद से ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो फिर वो इंसान यही सोचता है कि फिर मैं वहीं से करता हूँ, ठीक है। दूसरा कि आप एटलीस्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर कीजिए, बिकॉज फ्यू पीपल थिंक कि मैं मेट्रो अगर यूज भी कर लूंगा, मेट्रो से उतर के मुझे 100 मीटर वॉक करना पड़े या रिक्शा लेनी पड़े तो फिर वो भी ठीक नहीं होता, ठीक है। तो ये सब हमें लंदन, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग इनसे सीखना चाहिए। उन लोगों ने ये 2 स्टेप बहुत अच्छे लिए अपने यहाँ पर। एक तो मेट्रोज की लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर की है, और कोशिश ये की गई है कि ऑफिस जितना करीब हो मेट्रो स्टेशन के उतना बेटर हो। जबकि हमारे यहाँ क्या है, आप दिल्ली में किसी मेट्रो स्टेशन से उतरिए और आप मेट्रो स्टेशन उतरते देखेंगे कि लोगों के घर बने हुए हैं, ठीक है। तो वहां ऐसा नहीं है, वहां पे मैंडेटरी है कि अगर मेट्रो स्टेशन है कहीं पर तो मेट्रो स्टेशन के करीब सिर्फ वर्क ऑफिस कॉम्प्लेक्स वगैरह हो सकते हैं, घर नहीं हो सकते वहां। जबकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है। दूसरा, वो प्राइवेट गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्शन लगा के चलते हैं कि एक मंथ में इससे ज्यादा सेल नहीं हो सकती। We need to ensure end-to-end construction and waste management, and we need to explore the option of cloud seeding. Cloud seeding क्या है, ये तो हम ऑलरेडी पूरा एक मेंस का सेशन इस पे कर चुके हैं। ओके, तो ये कुछ मेजर्स हैं जिनसे हम दिल्ली के पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको ज्यादा हमेशा इसलिए बताता हूँ, आप कोई भी 4-5 पॉइंट जो आपको सबसे कंफर्टेबल लगे आप वो याद रखिए, अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए बस। नो PM विद्या लक्ष्मी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन दिया है कि ये कैसे डिफर करती है फ्रॉम अदर स्कीम। उस पे आने से पहले हम लोग पहले इस स्कीम के प्रोविजंस जान लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम दैट इज 100% funded by central government. Okay. Under this scheme, any student who get admission in quality higher education institution will be eligible to get collateral free and guarantor free loan from banks and financial institutions to cover full amount of tuition fees and other expenses related to the course. तीन बात इंपॉर्टेंट है।
आपको जो लोन मिलेगा कोलेटरल फ्री होगा, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी, गारंटर फ्री होगा, कोई गारंटर नहीं चाहिए कि अगर ये नहीं चुका पाया तो हम चुकाएंगे, और किसी भी स्टूडेंट के लिए ये वैलिड है। ठीक है, पहले जनरली क्या होता था, लो इनकम वालों के लिए कोई स्कीम आती थी, पुरानी स्कीम्स जो चली हैं, ठीक है, या फिर वो कास्ट बेस्ड आती थी। बट ये वाली जो यूनिवर्स स्कीम है वो इस पे बेटर है कि इसने अपना डोमेन बढ़ा के थोड़ा सा मिडिल इनकम तक भी गई है, एंड कास्ट के फैक्टर को इसने कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, उसने सिर्फ एक इनकम लिमिट जरूर कवर की है, लेकिन फिर भी वो कल एटलीस्ट मिडिल क्लास को एड्रेस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द स्कीम विल बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू ए सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड स्टूडेंट फ्रेंडली सिस्टम, और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा और सारा प्रोसेस डिजिटल होगा, तो एटलीस्ट यहाँ पे एक ईज रहेगी बच्चे को इसमें अप्लाई करने के लिए। इट विल बी एप्लीकेबल टू टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, जो डिटरमिन किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ NIRF रैंकिंग, जिसमें सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बट उनकी रैंक होनी चाहिए विद इन टॉप 100 इन NIRF। ठीक है, अगर ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन सिक्योर करते हो तो आपको इस स्कीम के अंडर में लोन दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा ये जो लिस्ट होगी इसको अपडेट किया जाएगा एवरी ईयर NIRF की रैंकिंग को यूज करके, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज बाहर होती हैं, कुछ अंदर आ जाती हैं। लोन प्रोविजंस, loan amount up to 7.5 lakh rupees. The student will also be eligible for a credit guarantee of 75% of outstanding default. अगर कल को किसी वजह से आप डिफॉल्ट कर गए, सपोज कि कोई स्टूडेंट गया उसने सुसाइड कर लिया, या फिर उसका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, या फिर कोई हादसा हो गया उसके साथ, तो लोन तो डिफॉल्ट हो जाएगा, लेकिन इस डिफॉल्ट लोन में भी 75% की क्रेडिट गारंटी रहेगी कि इतना तो आपको वापस रिटर्न आ ही जाएगा बैंक के पास, ये गारंटी सरकार देती है। In addition to the above, for students having annual family income of up to 8 lakhs, 8 lakh या उसके अंडर में है, and not eligible for benefits in under any other government scheme, जैसे कोई अगर कास्ट बेस्ड स्कीम चल रही है, ओके, तो ऐसे बच्चों को इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा अराउंड 3% का, ओके, फॉर लोन अप टू 10 lakh, and interest subvention support will be given to 1 lakh students every year. Preference will be given to students who are from government institutions and have opted for technical or professional courses. इसके लिए आउटले रखा गया 3600 करोड़ का फ्रॉम 24-25 टू 2030-31, एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी मेड थ्रू ई वाउचर या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और मैंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी आपके साथ मेंस में अलग से डिस्कस किया है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। I'm sorry. ओके, तो यहाँ पर आपसे कभी ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि पुरानी स्कीम से ये किस तरीके से अलग है। अगर आपको देखना ही है तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल, देखिए यहाँ पे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल है। मोड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ लोन सब कुछ डिजिटल रखा गया है। इनकम कैप 8 लाख रुपए तक वालों को 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, एंड अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिस्पर्स अराउंड 3600 करोड़। Vidya Lakshmi scheme expands the coverage to middle income families irrespective of other factors such as caste। ठीक है, ये मिडिल इनकम फैमिलीज को भी कवर करता है। जबकि जो पुरानी स्कीम्स थी वहां पर जो एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस होते थे उन्हें जरूरत होती थी एक्रेडिशन लेने की फ्रॉम द नाक एंड नेशनल बोर्ड एक्रेडिशन, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप NIRF की रैंकिंग में टॉप 100 में हो तो आपका इंस्टीट्यूशन एलिजिबल होगा इसमें। Okay, so rankings are now becoming more and more important with the loan eligibility being conditional on them। और हमने जब ये NRF रैंकिंग के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि इसका जो क्राइटेरिया है वो कुछ इंस्टीट्यूशंस को उल्टा खराब कर रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि नंबर ऑफ पेपर्स आपने कितने पब्लिश किए हैं वो बताइए, ओके, नंबर ऑफ पेटेंट्स आपने कितने अटेंड किए वो बताइए। तो इससे क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं कि अपने प्रोफेसर्स वगैरह पे या स्टूडेंट्स पे भी ये प्रेशर रहता है कि पेपर्स ज्यादा पब्लिश कीजिए। अब उसमें हो ये रहा है कि ये पेपर सिर्फ नाम के लिए पब्लिश हो रहे हैं, उसमें क्वालिटी कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिसर्च ऐसी चीज नहीं है जो ये बना दिया एक मंथ में या 2 महीने में, ठीक है। रिसर्च पेपर में अगर क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज को पैरामीटर है NIRF में, ठीक है, अब क्योंकि ये स्कीम आ भी गई है इस तरह की जो सीधे इसी के रैंकिंग को यूज कर रहा है, तो भी यूनिवर्सिटीज और ज्यादा ध्यान कहाँ देंगी, नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश। जैसे एक आदमी ने अराउंड 380 कुछ पेपर पब्लिश किए थे, ठीक है, एक साल में इतने पेपर कैसे पब्लिश कर लोगी, वो भी रिसर्च पेपर, दैट इज इम्पॉसिबल। बाहर से खरीद के और बस नाम के लिए ले दिया आपने, तो इससे ओवरऑल जो क्वालिटी थी पूरी डिग्रेड हो जाती है। और यूनिवर्सिटीज जब अपने प्रोफेसर और टीचर्स को यहाँ पे फोकस करने को ज्यादा कहती हैं तो फिर अल्टीमेटली उनका फोकस टीचिंग से हट जाता है, और टीचिंग से अगर फोकस हट रहा है तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो
लॉन्ग टर्म में सफर करेंगे कि वो कभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टीचिंग क्वालिटी मिली नहीं उनको। ओके, तो एनआईआरएफ रैंकिंग को अपने थोड़े पैरामीटर्स चेंज करने की जरूरत है और इसके बारे में कई बार बातें हुई है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीसा तो किया जा रहा है, वर्क चल रहा है उस पे कि हम बन कर पाए ऐसी कोई डील। लेकिन उसके पहले हमने एक लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पे इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था इन 22, जिसे हमने कहा था एक्टा, राइट। उसकी बात मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में की थी जब मैंने आपको एफटीए 2.0 पढ़ाया था। लेकिन जब भी आप किसी कंट्री के बीच में डील्स की बात आती है ना, तो वहां पे एफटीए वगैरह भी हो रहे हैं, तो वो किसी एक चीज में नहीं होते हैं, वो सारी चीजों में होते हैं। ठीक है, जैसे किसी कंट्री के साथ में गुड्स में साइन कर लिया, किसी के साथ सर्विसेज में साइन कर लिया। आजकल एक नई चीज चली है रूल ऑफ ओरिजिन, ये हर कंट्री चाहती है, क्योंकि हो क्या रहा है, अगर हमारा श्रीलंका के साथ एफटीए चाइना के साथ नहीं है सपोज, तो चाइना अपनी चीज पहले श्रीलंका भेजेगा, वहां पे टैग लगाएगा मेड इन श्रीलंका, और फिर एफटीए का फायदा उठा के इंडिया में भेजेगा। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग लेकर आए रूल ऑफ ओरिजिन, कि ये जो चीज है सपोज हेडफोन, ये श्रीलंका में ही बना है या नहीं बना है वो चेक करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट अलाउ करेंगे। ओके, इसके अलावा टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, टेक्निकल में आप नई नई कंडीशंस लगा देते हो, जैसे यूरोप लेके आ गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, राइट। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन लॉ आ गया, कल को हम अगर पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं तो ये नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये सारे टेक्निकल बैरियर्स होते हैं। सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेजर्स, जैसे कि हमारे मैंगोज, ये कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं कि इनमें केमिकल ज्यादा यूज किए गए हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट मूवमेंट और डिस्प्यूट सेटलमेंट, तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में, अब कई कंट्रीज क्या चाहती हैं, जैसे सपोज फ्रांस से कोई इन्वेस्टमेंट आया, वो ये चाहते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाके चेक किया जाए, बल्कि इंडिया ये कहता है नहीं, पहले आप हमारे यहाँ पे जो मेजर्स हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उनमें डील कीजिए, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे ले जाइए। दूसरा, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, अब काफी सारे हैं जो सपोज किसी ने इंडिया से डिग्री ली या किसी ने ऑस्ट्रेलिया से ली, तो हम लोग एक दूसरे की कंट्री में रिकग्नाइज नहीं करते एक दूसरे की डिग्री को। आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हो, उसके बाद हमारे यहाँ एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इंडिया से आए हो, आपकी डिग्री वो नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जाम दीजिए, फिर आप वहां पे वर्क कर सकते हो। ओके, और उसके बाद भी ये मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन इतनी इजीली अलाउ नहीं की जाती, जैसे एक फिक्स कोटा रख दिया जाता है कि इंडिया से आने वाले वर्कर्स में हम सिर्फ इतनों को ही अलाउ करेंगे। ठीक है, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, कस्टम प्रोसीजर, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और ऐसे कई एरियाज हैं जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉपरेशन कर रहे हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉफी बोर्ड। It devises a roadmap with eye on doubling the production and export. अब पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक सच एज क्लाइमेट चेंज या फिर कंजम्पशन ही काफी कम होता जा रहा है कॉफी का, तो यहाँ पे कॉफी सेक्टर काफी लॉस में जा रहा है, और इस वजह से यहाँ पे कॉफी बोर्ड ने एक रोड मैप बनाया है कि हम लोग अपना जो प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट है उसको डबल करना चाहते हैं इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ओके, और इसके लिए जरूरी होगी कि हम लोग एरिया इंक्रीज करें अंडर प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड वी नीड टू क्रिएट बेस्ट यील्डिंग वेराइटीज एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम एक्सिस्टिंग प्लांट्स थ्रू बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी होंगी इसके लिए। इसके अलावा ये 100 एफपीओ दैट इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे अक्रॉस द कंट्री। अब आपको पता होगा 70% जो कॉफी प्रोडक्शन है हमारा वो अकेले कर्नाटका से आता है। ठीक, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर भी वहीं है बेंगलोर में। The board would also identify 10,000 small coffee farmers who would grow specialty coffee varieties, mostly targeted at export markets. उसके अलावा 10,000 कॉफी कियोस्क बनाए जाएंगे, मोस्टली मैनेज बाय विमेन एंटरप्रेन्योर्स टू इंक्रीज द कंट्रीज पर कैपिटा कॉफी कंजम्पशन फ्रॉम 107 ग्राम टू 250 ग्राम्स इन 10 ईयर्स। कॉफी कंजम्पशन हमारे यहाँ उतना नहीं होता जितना टी का होता है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो सीकिंग द इंक्लूजन ऑफ कॉफी अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉफी में काफी लॉस हो रहा है ग्रोवर्स को, इसलिए ये चाहते हैं कि फसल बीमा योजना के अंडर में इसको भी इंक्लूड किया जाए। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, उसका अपना एक्ट इनेक्ट किया गया था 1942 में, और किसके अंडर में आता है, तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें 33 मेंबर्स होते हैं, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। इसके फंक्शंस में रिसर्च करना इसका काम है, कॉफी में अलग अलग वेराइटीज, न्यू टेक्नोलॉजीज यूज करना, रिसर्च, एक्सटेंशन, डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल इंटरनल प्रमोशन फॉर कॉफी एटसेट्रा। और प्रीलिम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कंडीशंस याद रखना कि किस कंडीशन में ग्रो होता है। फर्स्ट इज इट रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट,
सेकंड इज टेम्परेचर होना चाहिए 15 से 28, इसलिए नॉर्थ ईस्ट और कर्नाटका में ज़्यादा होता है ये। रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर, काफ़ी अच्छी रेन होनी चाहिए इसके लिए। वेल ट्रेन लूमी सॉइल कंटेनिंग गुड डील ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम. It is generally grown under the shady tree, and dry weather is necessary at the time of ripening, and it is grown on the hill slopes at elevation of 600 to 1600 meter above sea level. इसलिए ये ईस्टर्न घाट्स में ज्यादा ग्रो की जाती है। ओके, बाकी ये सब टिटबिट्स हैं इंटरनेशनल पेज से, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया तो नहीं चल रहा है अभी। यूएस टू गिव एंटी पर्सनल माइंस टू द यूक्रेन। अब ये जो बाइडेन है ये थोड़ा सा पागल हो गया है यहाँ पर, क्योंकि अभी 2 दिन पहले इसने क्या किया, इसने कहा कि ठीक है, आप यूएसए की जो मिसाइल्स हैं हम आपको अलाउ कर रहे हैं, आप यूज कर सकते हैं रशिया के इंटीरियर में हिट करने के लिए। ठीक है, अभी तक क्या था कि जो यूक्रेन की टेरिटरी है उसको, जिसको रशिया ने कैप्चर किया है, अभी तक अलाउ था कि यूएस से मिले हुए वेपन्स को यूक्रेन सिर्फ अपनी ही टेरिटरी में यूज कर पा रहा था जो रशिया ने कैप्चर कर लिए। बट अब यूएसए ने अलाउ कर दिया है कि आप हमारी मिसाइल है लॉन्ग रेंज के लिए भी यूज कर सकते हो रशिया के इंटीरियर में हिट करने के लिए। अब इसके रिएक्शन में रशिया में पुतिन ने अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसमें कुछ चेंजेस किए। अब उसने 2 बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट कही। फर्स्ट इज कि न्यूक्लियर पॉलिसी पहले ये कहती थी कि अगर हम पे किसी ने न्यूक्लियर अटैक किया है तो हम न्यूक्लियर अटैक से ही रिस्पॉन्स करेंगे। इन्होंने इसको चेंज कर दिया, उन्होंने कहा है कि अब अगर कन्वेंशनल अटैक भी हुआ है हम पर तो भी हम न्यूक्लियर वेपन से रिटेलिएट कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट चेंज। सेकेंड चेंज इज कि यहां पर जिस कंट्री ने हमारे अगेंस्ट कन्वेंशनल अटैक किया है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन, मिसाइल हमारे यहाँ हिट की है, तो ये मिसाइल है, यानी कि जो थर्ड कंट्री जिसने इसकी मदद की है, यहां पर यूएसए, उसी की मिसाइल से ये सब, तो हम इन दोनों को ही दुश्मन मानेंगे अपना और हम दोनों के अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 बड़े चेंजेस किए हैं पुतिन ने 2 दिन पहले अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में। ओके, अब ये सब हो रहा है क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा सठिया गया है। अब जैसे ही पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चेंजेस के बारे में बताया, तुरंत ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक वीडियो जारी किया। उसने कहा कि यू बोथ कम टू मी, ज़ेलेंस्की एंड पुतिन, लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक एंड एंड दिस ब्लडी वॉर। ओके, और मैंने आपको कहा था ट्रंप के इलेक्शन के टाइम भी कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट ये 2 तो इंपॉर्टेंट इशू हैं, पर थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो ये कि पूरी यूएसए की पॉपुलेशन एक चीज चाहती थी कि यूरोप में और वर्ल्ड में पीस बना रहे, और वो पीस तभी हो सकता है जब ऊपर कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो ये कह सके कि कोई जरूरत नहीं है नाटो के एक्सपेंशन की, बहुत हो चुका। ठीक है, और ट्रंप ही ऐसा आदमी था जो कहता था कि हमने कोई यूरोप की सिक्योरिटी का ऐसा कोई ठेका नहीं ले रखा है। ठीक है, यूरोप या तो उसके पैसे दे नाटो फोर्सेस के मेंटेनेंस के लिए, अदरवाइज अमेरिका आपको कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं करता। इनफैक्ट ही वेंट टू सच एन एक्सटेंट वेयर ही सेड दैट आई विल आस्क पुतिन टू अटैक द यूरोपियंस, दे आर नॉट पेइंग मी फॉर मेंटेनेंस ऑफ नाटो फोर्सेस। ऑलराइट, सो वर्ल्ड यूएसए पीपल एक्चुअली वांटेड ट्रम्प कि वो ये वॉर खत्म करे किसी तरीके से, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक एग्रीमेंट रिटर्न अश्योरेंस देना है दैट नाटो का फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू टेक यूक्रेन एज अ मेंबर। ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आज तक जेलेंस्की के अगेंस्ट उनके खुद के सिटीजन्स ने कैसे प्रोटेस्ट नहीं किया। क्या करोगे नाटो ज्वाइन करके जब आपका कोई एनिमी नहीं है? रशिया ने तो कभी पहले आप पे अटैक किया ही नहीं था। ठीक है, आप नाटो के करीब बेवजह गए। वेस्टर्न एम्बेसीज इन कीव शट एमिड एयर स्ट्राइक थ्रेट। ठीक है, अब ये कीव में भी पूरा हंगामा मचा हुआ है कि यहाँ पे अटैक रशिया और ज्यादा इंटेंसिफाई कर सकता है, तो बिल्कुल करेगा। सिमिलरली टर्की के एर्डोगन का भी यही कहना है कि यूएस का ये जो डिसीजन है ऑन मिसाइल्स, इट इज अ बिग मिस्टेक, इससे लड़ाई और ज्यादा ब्रुटल हो जाएगी। ठीक है, सो आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू बाइडेन, बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वर्ल्ड नीड ट्रम्प। ओके, ये जरूरी है इस बंदे का आना। Okay, बाकी स्पोर्ट्स न्यूज़ है, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.